हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। दिस इज़ रोहित अग्रवाल। तो बेसिकली आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। फ्रिक्शन इन वन शॉट आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन का रिवीजन आज हम करने जा रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से जल्दी कवर करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा थ्योरी है नहीं। तो आपके क्वेश्चन ही क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रिक्शन के जो स्टैटिक और काइनेटिक वर्जन होते हैं उनको देखेंगे, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में और उसके काइनेटिक फ्रिक्शन के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम जो है खूब सारे क्वेश्चंस करने के बाद आगे बढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, फिर आपके जो ब्लॉक वाले सिस्टम होते हैं उन पर आएंगे, ठीक है। इस तरीके से पूरा फ्रिक्शन आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, काफ़ी अच्छे से। एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को आपको देख लेना ज़रूरी है इसको समझने से पहले, ठीक है। तो आप एनएलएम के वन शॉट को ज़रूर देख लें, तब इसको देखें। चलो, मोटे मोटे तौर पे फ्रिक्शन दो ही तरीके का होता है, स्टैटिक और काइनेटिक, ठीक है। तो हम यहाँ पर फिलहाल मोटे मोटे तौर को ही पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है। अब अगर आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो आप जो है हेलो बच्चों ऐप के ऊपर जाकर देख सकते हो, या फिर यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप चीज़ें देख सकते हो। नीड योर हेल्प। कैसी हेल्प चाहिए भाई? मुझे जो हेल्प ये चाहिए कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और मेहनत का काम होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम और एफर्ट्स लगाने होते हैं। तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये मेरे एफर्ट से थोड़ी सी भी वैल्यू मिल रही है ना, थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो यार, क्योंकि एक लाइक से बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि यार बच्चों को पसंद। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप शेयर कर दो सब लोगों को, जिससे क्या हो कि जो कंटेंट है वो ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाए और ज़्यादा बच्चों की हेल्प होगी, तो और मज़ा भी आएगा और कंटेंट बनाने में भी मज़ा आएगा और अमेजिंग कंटेंट बनाने में मज़ा आएगा जब आप उसको शेयर करोगे, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम या जहाँ पर भी आप एक्टिव है वहाँ पर आप इसको शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए, जैसे और बच्चों तक भी ये पहुँच पाए, ठीक है ना। ठीक है, लाइक और शेयर आपने कर दिया होगा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आगे जब हम देखेंगे तो एक बार छोटा सा मैं जो है बता देता हूँ आपको, हमारा प्यारा सा हेलो बच्चों ऐप। तो आपने अगर ये डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर ना एक अलग ही लेवल की चीज़ें हैं, बहुत सारी सब चीज़ें इसके ऊपर 50% से ज़्यादा चीज़ें फ्री हैं। क्या क्या? जैसे देखो, रिवीजन इन वन शॉट, यानी कि जो आप वन शॉट देख रहे हो वो इस पर भी है। उसके अलावा फ्री नीट, एम्स और जेई मेंस सबके मॉक टेस्ट इसमें फ्री है। नीट का सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया है, ऐसे बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं जो फ्री हैं, ठीक। और आपके इन मॉक टेस्ट की खास बात क्या है कि ये जो इंटरफेस है वो तो सुपर लेवल का है ही, साथ में खास बात ये है कि हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, ठीक है। अलग ही लेवल की चीज़ें हैं, आप एक बार यूज़ करके देखिए, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। आप देखो हज़ारों बच्चे इसको रोज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी इसका फ़ायदा उठाओ और एनालिसिस करो और अपनी स्टैंड को जानो कि आप कहाँ पर अभी स्टैंड करते हो। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ये है क्वेश्चन बैंक वगैरह। तो आपको इस ऐप के ऊपर बहुत चीज़ें मिलेंगी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो काफ़ी हेल्पफुल है। और जो इसके ऊपर कुछ पेड कोर्सेज भी है, जैसे डू और डाई नाम का कुछ कोर्सेज है, 2019-2020। तो अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है ना फिजिक्स में, तो डू और डाई ले लेना यार, आपके काम बन जाएगा। 100-120 नंबर आपके आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि डू और डाई के अंदर वो वाले टॉपिक हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, जैसे मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ऑप्टिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक उसके अंदर हैं, ठीक है। और वो तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि डू और डाई को तो बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ले रहे हैं। और मैं डू और डाई के लिए आपका एक कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके लेक्चर्स हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉल, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं उसके लिए, तो मैं बता देता हूँ। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारे ऐप ने जो है 3 लाख से ज़्यादा वॉच टाइम आपका कंप्लीट कर लिया है, 3 लाख मिनट से ज़्यादा वॉच टाइम, और इतने कम समय में ये अमेजिंग चीज़ें हैं सब, ठीक है। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा फ्रिक्शन मुझसे पहले पढ़ चुके हो तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मलाई मलाई से ऐसी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अगर आपने पहली बार पढ़ रहे हैं फ्रिक्शन वन शॉट से, तो प्लीज़ यहाँ पर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर देखें चीज़ों को, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। फ्रिक्शन हम मोटे मोटे तौर पर दो ही तरीके का पढ़ेंगे, एक स्टैटिक, एक आपका काइनेटिक, ठीक। स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको बस इतना समझ लेना है, स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी के मूव होने से पहले पहले का जो भी फ्रिक्शन है ना वो है, और काइनेटिक फ्रिक्शन जब बॉडी मूव हो जाती है, चल रही होती है, तब आपका पिक्चर में आता है। जब भी मोशन की कंडीशन होगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा। अब स्टैटिक फ्रिक्शन में एक और चीज़ होती है, वो होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, ये क्या होती है? ये बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। मतलब ये वो वैल्यू है जब बॉडी आपकी बिल्कुल रेडी टू मूव कंडीशन में है, मतलब अगर आपने थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा फोर्स लगाया ना तो बॉडी चलने लगेगी, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आपकी उस तरीके की वैल्यू होती है। अच्छा चलो, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं।
अब क्वेश्चंस के लिए इसमें क्या ज़रूरी है, क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना कुछ कंडीशंस, जैसे अगर क्वेश्चन में रेस्ट के लिए आपको कंडीशन देखनी है तो आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होना चाहिए किससे, अप्लाइड फोर्स से। अच्छा, ये सब चीज़ अगर अभी आपको थोड़ा सा डाउट लग रही हो, थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं क्या है ये, तो डोंट वरी अबाउट इट, हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इतने क्वेश्चन के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा ज़्यादा होना चाहिए या एटलीस्ट इसके बराबर होना चाहिए अगर हमें बॉडी को रेस्ट पर रखना है तो, यानी कि अगर हमने देखो फ्रिक्शन बेसिकली एक तरीके से रुकावट ही तो है, अगर हमने जो पीछे वाला फोर्स है उसको ज़्यादा कर दिया तो बॉडी चलेगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, अगर हम ताकत ज़्यादा लगा रहे हैं और फ्रिक्शन आपका कम रह गया तो बॉडी ऑब्वियस सी बात है चलेगी, ठीक है। अच्छा, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं कर रखना है, ये जो मैंने दोनों ओर से ये साइन लगाया है इससे आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है, ये इक्वल का साइन है बेसिकली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। अभी चलते हैं, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम है, स्टैटिक फ्रिक्शन और आपका ये 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। चलो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में आप जान ही चुके हो। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन नॉर्मल पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा नॉर्मल बॉडी का उतना ही ज़्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। अच्छा, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। देखो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको ऐसी बॉडी मिले, ऐसी में तो आप निकाल ही लोगे, लेकिन मान लो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, ठीक है, तो आपका नॉर्मल जो है ना वो यहाँ पर मान लो इस तरीके का कुछ दो बॉडी है, तो ये जो कॉन्टैक्ट है ना इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा, फिर आपको फ्रिक्शन उस तरीके से निकालना है, ठीक है। तो नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है, ये चीज़ अपने दिमाग में रखिए, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें लिख लीजिए। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा हो जाएगा म्यू एस एन, ठीक। चलिए अब यहाँ पे म्यू एस आपका कॉफिशिएंट है स्टैटिक फ्रिक्शन का, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो तो एफ एल के बारे में एक दो बात और बता देता हूँ मैं चलते चलते, जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर। जो हमारा एफ एल है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसे हम कह रहे हैं, वो आपका डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेसेस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सरफेसेस, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी सरफेस जो कांटेक्ट में है ना। देखो फ्रिक्शन आपका कब आ रहा है? जब कांटेक्ट में है दो बॉडीज, ठीक है। तो ये नेचर पे डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा रफ होगी उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, ठीक है। और ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कांटेक्ट एरिया पर, इसे कांटेक्ट एरिया से मतलब नहीं है, इसे सिर्फ नॉर्मल से मतलब है, ठीक है। तो ये लिख लेना, डज नॉट डिपेंड ऑन कांटेक्ट एरिया। ये सिर्फ मैं इसीलिए बता रहा हूँ जिससे आपका जो एम्स वगैरह के क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वगैरह में आप फंस ना जाओ, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन देखते हैं। उसको हम एफ के से रिप्रेजेंट करते हैं, यह आपका म्यू के एन होता है, ठीक है। बस इसमें और उसमें फ़र्क इतना है कि ये तब पिक्चर में आएगा जब बॉडी मूव कर रही है, और स्टैटिक तब पिक्चर में आएगा जब बॉडी रुकी हुई है या बिल्कुल रेडी टू मूव कंडीशन में है, ठीक है। आप देखेंगे जनरली क्वेश्चंस में आप देखोगे कि जो म्यू के और म्यू एस है वो लगभग बराबर होते हैं, पर ऐसा हमेशा भी नहीं होता, ठीक है। ये हमेशा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ज़्यादातर क्वेश्चंस में ऐसा ही होगा, ठीक है। और जनरली आप देखेंगे जो म्यू एस है ना वो हमेशा म्यू के से ज़्यादा ही मिलेगा, मतलब जनरली की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है थोड़ा। चलो अब बहुत हो गई थ्योरी, अभी हम क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो पहला क्वेश्चन करते हैं फ्रिक्शन का। देखो सबसे पहला सिंपल सा क्वेश्चन समझते हैं। मान लो ये 5 kg का एक ब्लॉक है और ये हमारा एफ, इसके ऊपर जो फोर्स है मान लो 10 न्यूटन है। इसमें जो आपका फ्रिक्शन का, स्टैटिक फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट है 0.6 और काइनेटिक का है 0.5। क्वेश्चन आपसे पूछता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करो, फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, आगे के क्वेश्चंस को आपको वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कर लेना, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। देखो सबसे पहले आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करना है। क्यों करना है? देखो इसलिए करना है क्योंकि अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा हुआ तो बॉडी मूव ही नहीं करेगी, और जब बॉडी मूव ही नहीं करेगी तो काय का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो एफ एल जो है वो क्या होता है? वो होता है आपका कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 है, दिया गया है ना। म्यू एस, म्यू के तो हम लेंगे नहीं, म्यू के पिक्चर में तब आता है जब बॉडी मूव करने लगती है। अभी तो बॉडी मूव कर ही नहीं रही, हमें क्या पता मूव कर रही है नहीं कर रही। हम अभी ये चेक कर रहे हैं कि बॉडी मूव कर रही है या रेस्ट पर है। नॉर्मल कितना होगा? देखो नॉर्मल निकालना आता है ना, नीचे 50, इसका धरती के सेंटर की तरफ mg, ऊपर नॉर्मल, तो हमारा ये हो जाएगा 50
तो आंसर हो जाएगा हमारा 30 न्यूटन। ठीक है, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। यानी कि अगर हमारा ये अप्लाइड फोर्स 30 न्यूटन से ज़्यादा होता तो ये बॉडी मूव करती, ये बॉडी अब मूव ही नहीं करेगी। ठीक है, मतलब इसको मान लो खींचने के लिए चाहिए 40 न्यूटन, लेकिन आप लगा रहे हो 10 न्यूटन। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमें समझनी है कि बॉडी मूव ही नहीं करेगी, तो इसका एक्सेलरेशन 0 ही हो गया। ठीक, तो आपसे पूछा जाए कि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर कितना है, तो फ्रिक्शन फोर्स आपका 30 न्यूटन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आगे से ध्यान रखना कि फ्रिक्शन फोर्स जो है आपका, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया आपका, लिख देता हूं मैं, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब ध्यान रखना कि अगर आपका अगर आपकी बॉडी मूव नहीं करती है तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो इसका आंसर आएगा 10 न्यूटन। कितना फ्रिक्शन है यहाँ पर? 10 न्यूटन। क्यों? क्योंकि अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है। चलो अभी हम आगे के क्वेश्चन करते हैं तो हमें चीज़ें बेहतर से क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो अब इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा हम और क्या कर देते हैं, ये 5 kg का ब्लॉक है और इस पर हमने एक फोर्स लगाया 50 न्यूटन का। ठीक, आपको यहाँ पर म्यू एस दिया गया है 0.4 और इसका जो काइनेटिक कॉफिशिएंट है काइनेटिक फ्रिक्शन का वो 0.2 है। तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ दी ब्लॉक बताना है। ठीक, बता सकते हो? क्या करोगे? सिंपल सी बात है, पहले तो यही चेक करना पड़ेगा कि भैया बॉडी मूव कर भी रही है कि नहीं कर रही। अगर बॉडी मूव ही नहीं कर रही तो काय का एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन 0। तो इसका मतलब पहले ये चेक करो। अब कैसे करोगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करो, म्यू एस एन। अच्छा, म्यू एस की वैल्यू 0.4, नॉर्मल की वैल्यू 50। क्यों? क्योंकि देखो नीचे एम जी वही नॉर्मल का काम करेगा तो वो 50 के बराबर हो गया है ना। तो ये आंसर कितना आ गया? 20 न्यूटन। तो ये क्या समझ में आया? लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। यानी कि हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना आपकी बार वो कम है, अप्लाइड हमारा ज़्यादा है, मतलब बॉडी मूव कर रही होगी। तो बॉडी मूव करेगी तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? इसका मतलब ये हो गया कि अगर बॉडी मूव करेगी तो पिक्चर में कौन आ जाएगा? काइनेटिक। तो क्योंकि बॉडी मूव कर रही है तो पिक्चर में काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो हमारा जो एफ काइनेटिक होगा वो किसके बराबर होगा? फिर हमें इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसकी सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंस थी कि बॉडी मूव कर रही है कि नहीं कर रही। अगर कर रही है तो फिर हमें काइनेटिक फ्रिक्शन को पिक्चर में लाना है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू के इंटू नॉर्मल। अच्छा, म्यू के की वैल्यू 0.2, नॉर्मल की वैल्यू 50, यानी कि हमारा जो फ्रिक्शन है वो 10 न्यूटन है। ठीक, तो ये पहली चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब एक्सेलरेशन के बारे में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बताया था। एक्सेलरेशन क्या बताया था? एक्सेलरेशन का सीधा फॉर्मूला बताया था, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। ठीक है, अच्छा, पीछे फ्रिक्शन लगा है 10 न्यूटन का, आगे हमारा फोर्स लगा है 50 न्यूटन का। तो इसका मतलब 50 माइनस 10, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास कितना है? 5 kg। तो आंसर कितना आ जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 40/5। तो यहाँ से क्या पता चला कि भैया जो एक्सेलरेशन है वो 8 है और आपका जो फ्रिक्शन है वो 10 न्यूटन है। ठीक, तो यहाँ से हमें चीज़ें समझ में आ। अब अगले टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, अगली फ्रेमिंग। ठीक है, तो मैंने अभी तक जो बताया ना उसका समरी ये है कि फ्रिक्शन के क्वेश्चन में पहले आप ये चेक कर लो कि बॉडी मूव कर भी रही है कि नहीं कर रही। अगर बॉडी मूव ही नहीं कर रही तो काय का फ्रिक्शन? एक्सेलरेशन 0। और अगर फ्रिक्शन एक्सेलरेशन 0 तो जो फ्रिक्शन का आंसर होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा, वो आपका अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारी सरफेस है। ठीक है, थोड़ी सही बना लेना यार, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है। तो ये हमारा जो है ब्लॉक है 0.1 kg का और जो हमारा कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.5 है और यहाँ पर हमारा 5 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या बताना है? आपको यहाँ पर बताना है एक्सेलरेशन। ठीक है, आपको बताना है कि भैया एक्सेलरेशन क्या है इस ब्लॉक का, और आपको वही फ्रिक्शन वगैरह यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन तो देखो सब में वही होंगे, घुमा फिरा कर एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन। अच्छा, कैसे करोगे? सिंपल सी बात, वीडियो पॉज कर लो, नहीं कर सकते तो देखो समझ लो। क्या करोगे? पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करो। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्यों? कि जिससे ये पता चले कि ब्लॉक ये मूव कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा हुआ तो आंसर 0। ठीक, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान रखना जो एम जी है वो तो हमेशा धरती की तरफ लगेगा। अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन फिर ऊपर की तरफ लग जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमें समझनी होगी। अच्छा, अब हम जानते हैं नॉर्मल जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वाली वैल्यू हो जाएगी। मतलब जो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो वही यहाँ पर नॉर्मल का काम करेगा। ठीक है ना, चलो लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करो, जिससे क्या पता चलेगा बॉडी मूव कर रही है कि नहीं कर रही। वो क्या होता है? म्यू एस एन। तो म्यू एस की वैल्यू 0.5, नॉर्मल की वैल्यू 5 न्यूटन। क्यों? क्योंकि नॉर्मल वही है जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक,
तो आंसर आया 2.5 न्यूटन। यानी कि हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना है, अप्लाइड फोर्स mg के बराबर है, और तो कोई आपने लगा नहीं रखा, यही तो है जो आपका कॉज कर रहा है मोशन इस ब्लॉक का। ये नीचे किसकी वजह से आ रहा है, mg की वजह से। तो एफ अप्लाइड हमारा किसके बराबर है, mg के बराबर। ठीक है, मास है इसका 0.1, जी की वैल्यू 10, तो आंसर 1 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा अप्लाइड फोर्स आपका कम है और लिमिटिंग फोर्स ज़्यादा है, तो जयराम जी की आंसर 0। क्यों, क्योंकि आपको बेवकूफ़ बना रहा है एग्जामिनर, आंसर 0 हो गया। भाई ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा तो काय का एक्सलरेशन, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें समझनी है। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि फ्रिक्शन कितना है, फिर इसका क्या 2.5 न्यूटन होगा, नहीं होगा। कितना होगा, जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है वो आपका सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर। तो आंसर हमारा जो फ्रिक्शन का आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का, वो अप्लाइड फोर्स के बराबर आएगा, और वो कितना आएगा, 1 न्यूटन। तो दोनों आंसर आ गए हमारे 1 न्यूटन और 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो अब ऐसी टाइप के क्वेश्चन करते हैं अगले इंक्लाइन प्लेन के। अगली फ्रेमिंग जो है आपको पेपर के अंदर इंक्लाइन प्लेन की मिल सकती है, ठीक है ना। तो ये मान लो 37 डिग्री का एंगल है, और ये मान लो आपका 10 kg का ब्लॉक है, और पीछे हमने लगा दिया फ्रिक्शन। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि एक्सेलरेशन बता दो, साथ में आपसे पूछ सकता है कि फ्रिक्शन वगैरह बता दो, ठीक है ना। तो वो तो ऑटोमेटिक सी बातें निकालनी ही पड़ेगी। अच्छा, कैसे निकालोगे, बड़ा सिंपल है। पहले तो ये चेक कर लो कि ब्लॉक मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो फिर क्या सीन है, ठीक है, और नहीं कर रहा तो क्या सीन है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ देखें तो ये जो ब्लॉक है इसके अगर आप कंपोनेंट करो mg के, तो ये हो जाएगा mg sin 37, और ये हो जाएगा mg cos 37, और ऊपर हो जाएगा हमारा नॉर्मल, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, और फ्रिक्शन आपका पीछे हो ही जाएगा। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ अप्लाइड फोर्स कौन है। अप्लाइड फोर्स वो फोर्स होता है जो ब्लॉक के मोशन का कारण होता है। तो वो कौन सा फोर्स है, नॉर्मल और mg, तो ये सब बराबर हो गए। तो ये mg sin 37 ऐसा है जो इस ब्लॉक के मोशन का कारण है। तो ये कितना हो जाएगा, m की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10, sin 37। अच्छा, इसके लिए मैं बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता तो tan 37 की वैल्यू याद कर लो, 3/4 होती है, ठीक है। अच्छा, ये 3 है तो ये भी 3 है ना। अब यहाँ पर अब हमें ये पता होना चाहिए कि tan थीटा होता क्या है। तो उसके लिए छोटी सी ट्रिक याद कर लो, पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा कुछ ट्रिक याद कर लो। तो इसमें जो पाकिस्तान और भूखा पैसा है ना, ये P/B, ये tan थीटा होता है, और ये P/H क्या होता है, sin थीटा, और B/H होता है cos थीटा। तो यहाँ पर आप याद रखो पाकिस्तान अपॉन यहाँ पर P/B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूस बताओ कितना हो गया, 5, ठीक है ना। अगर आपके एक ट्राइंगल है उसमें परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो हाइपोटेन्यूस ऑब्वियस सी बात है 5 होगा, क्योंकि सेट होता है ना पूरा 3 4 5 का। sin 37 की वैल्यू बताओ, sin 37 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूस 5 है, तो आंसर क्या आया, ये आया हमारा 60, ठीक है ना। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से हमें जो पता चला वो पता चला अप्लाइड फोर्स की वैल्यू, ठीक। अच्छा, अब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू तो पता चल गई, अब ये तो पता कर लें कि एक्सेलरेशन 0 तो नहीं है कहीं। कैसे, पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक कर लो, है ना। अगर हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन ही यहाँ पर ज़्यादा हो गया तो ये तो एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा, बॉडी मूव ही नहीं करेगी, हमारी मेहनत में पानी फट जाएगा। क्यों, हम पहले चीज़ों को सॉल्व करें। तो एफ एल निकाल लो, क्या होगा, म्यू एस इंटू नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, म्यू एस हमें गिवन होता है हमेशा, तो म्यू एस स्टैंडर्ड वैल्यू में ले रहा हूँ 0.5, और म्यू के की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 0.2। फ्रिक्शन के जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे 0.8, 0.6, 0.5, 0.2 ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं फ्रिक्शन के क्वेश्चंस की, ठीक है, चाहे कोई भी किताब आप सॉल्व करें। म्यू एस की वैल्यू 0.5, नॉर्मल की वैल्यू mg cos 37 है ना, mg cos 37। ये देखो नॉर्मल किसके बराबर है, mg cos 37 के। तो अब करना क्या है, सॉल्व करना है बस। ये हमारा 0.5 हो जाएगा, मास की वैल्यू 10 है, g की वैल्यू 10। अच्छा, cos 37 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना 4, हाइपोटेन्यूस कितना 5। अच्छा देखो, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, तो tan 37 3/4 होता है, लेकिन tan 53 4/3 होता है, ठीक है। इससे ये कितनी बार गया, 2 बार, ये 1 बार, आंसर आया 40। इसका मतलब क्या कि हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो 40 न्यूटन है, और जो अप्लाइड फोर्स है वो 60 न्यूटन है। मतलब बॉडी मूव कर रही होगी, भाई अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है फ्रिक्शन से, मतलब बॉडी मूव कर रही है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास,
ठीक है, क्या हम ऐसा करेंगे? मुझे बताओ जल्दी से, क्या ऐसा हमें करना चाहिए? तो अगर जो ऐसा कर रहा है वो बहुत ही गलत कर रहा है, नेगेटिव मार्किंग हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि पहले ही बताया मैंने, क्या बताया कि अगर बॉडी मूव करने लग जाती है तो पिक्चर में काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाती है, स्टैटिक फ्रिक्शन को भूल जाओ। तो मतलब हमें फ्रिक्शन कौन सा लेना पड़ेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन जो लूंगा वो क्या लूंगा? जो भी अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स कौन सा है? mg sin 37, 60 न्यूटन। और लिमिटिंग जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है काइनेटिक वाला, वो कितना है? म्यू के इंटू एन करना पड़ेगा हमें। एफ के निकाल लो, कितना हो जाएगा? म्यू के इंटू नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल की वैल्यू तो हम यहाँ से देख ही सकते हैं, म्यू के की वैल्यू रख दो 0.2, और इसकी तो वैल्यू हम देख ही चुके हैं 4/5। ये आ जाएगा हमारा 20, 80, और ये आ जाएगा 16 न्यूटन, ठीक है ना। तो ये हमारा पहले ही गलती यहाँ पर हो गई, ये वाली। कई गलती हम यहाँ कर सकते हैं फ्रिक्शन के क्वेश्चंस में अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो ये हो जाएगा 60 माइनस 16 अपॉन टोटल मास। टोटल मास 10 है, तो आंसर कितना आया हमारा? 44/10, यानी कि 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप समझ पाए एक्सेलरेशन कितना आया, कैसे आया? हमने क्या किया? सपोर्टिंग फोर्स में से अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास कर दिया है, यानी कि जिस फॉर्मूले के आधार पे हमने पूरे आपके कनेक्टेड बॉडीज के क्वेश्चंस ये सब करे थे, उसी के फॉर्मूले के आधार पे हमने ये कर दिया। तो वो जो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट सिखाया था ना, वो यूनिवर्सल है पूरी फिजिक्स में, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो हमारा आंसर आ गया 4.4 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन। अगर कोई फ्रिक्शन पूछे काइनेटिक वाला तो वो कितना होगा? अच्छा, लिमिटिंग तो होगा नहीं यहाँ, क्यों? क्योंकि बॉडी मूव कर रही है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? 16 न्यूटन। बस ये दो चीज़ याद रखें, हमारा काम बन गया। चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अब जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे आपके पुली वाले, है ना। मान लो हमने एक हॉरिजॉन्टल टेबल ली और आपका 4 kg का एक ब्लॉक हमने रख दिया, ठीक है। क्वेश्चन कैसी फ्रेमिंग कर सकता है एग्जामिनर, बात सब वही होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और ये हमने 6 kg का यहाँ पर एक लटका दिया ब्लॉक, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई बताओ यहाँ पर आपका क्या आपका एक्सेलरेशन रहेगा, क्या टेंशन रहेगी, वो सब आपसे पूछेगा। तो एक छोटा सा डेटा और आपको दे देगा कि भैया जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना वो 0.5 है। अब ये बड़ी सी लैंग्वेज लिख कर आएगी तो आप हल जाओगे, परेशान हो जाओगे कि भैया क्या बवाल आ गया, ठीक है। जबकि होगा इतना छोटा सा, क्या लैंग्वेज आएगी कि 2 ब्लॉक्स हैं, एक पुली है, ठीक है, और ब्लॉक 4 kg के बीच में और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, फलाना फलाना लिख कर आएगा और आप डर जाओगे, ठीक है। तो डरना तो अपने को है ही नहीं, ओके। चलो क्या करना है, सबसे पहले तो यही चेक कर लो कि बॉडी मूव कर भी रही है कि नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही होगी तो फिर क्या होगा? अगर नहीं कर रहा होगा पूरा सिस्टम तो काय का एक्सेलरेशन, काय की टेंशन, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ब्लॉक नीचे जाना चाहिए, तो यहाँ टेंशन ऐसे आई रस्सी में, ठीक है, इस तरीके से आई। अब ये जो ब्लॉक है क्योंकि ये आगे मूव करेगा तो फ्रिक्शन पीछे होगा, ठीक। तो यहाँ पर बेसिकली फ्रिक्शन निकाल लेते हैं पहले। तो फ्रिक्शन निकाल लो साहब। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 0.5 इंटू 40 है ना। देखो नॉर्मल 40, तो आंसर आ गया 20 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू भी यही आई। तो लिमिटिंग और आप देखो तो अप्लाइड फोर्स हमारा 60 के बराबर है। भाई 60 आपका खींच रहा है ना इसको, 60 है इसका 6G के हिसाब से। तो अप्लाइड फोर्स हमारा ज़्यादा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, हमारा अप्लाइड फोर्स ज़्यादा। तो इसका मतलब कौन सा केस है ये? मोशन का, मतलब एक्सेलरेशन पिक्चर में आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे ही मोशन में आती है कोई बॉडी फ्रिक्शन में तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाना चाहिए। बट लेकिन यहाँ पर खुशनसीबी से हमारा जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है वही काइनेटिक फ्रिक्शन भी होगा। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर म्यू सेम है, ठीक। तो यानी कि हम यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या आएगा? नेट सपोर्टिंग फोर्स जो 60 है, अपोजिंग फोर्स जो 20 है, अपॉन टोटल मास कितना है? 6 और 4 10। तो आंसर आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कितना आसान है। अब आप कहेंगे टेंशन तो निकालो, क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे? बताओ क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे? नहीं, क्यों? क्योंकि टेंशन की डायरेक्ट ट्रिक बताई थी ना, क्या? पुली वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो। कैसे? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर देखा है ना, पहले बता दिया था मैंने आपको कि वो देख लो पहले, तभी ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तभी तो एनसीईआरटी में पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फिर फ्रिक्शन है, ठीक है। सब ध्यान रखना, ये सब सीक्वेंस के हिसाब से इसीलिए दिया जाता है क्योंकि आपकी हेल्प हो। चलो अगर आप यहाँ पर देखो तो हमारा जो सिस्टम है वो नीचे की तरफ जा रहा है, और जब भी नीचे की तरफ जाता है तो लिफ्ट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से mg-a हुआ करता था। तो लगा दो, मास कितना है? 6, g की वैल्यू 10, a की वैल्यू 4, आंसर कितना? 36 न्यूटन। क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत है? नहीं है। क्यों बनाए हम? 1 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड के क्वेश्चंस में क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनाने बैठेंगे? चलो
क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। मान लो अब की बार आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया, ठीक, ये हमारा 10 केजी और ये छोटा सा मास हमें दे दिया, और हमें ये पुली दे दी, ठीक, और हमें यहाँ पर 5 केजी का ये ब्लॉक लटका कर दे दिया। अब आपसे कहा जाए कि भाई जो म्यू है वो 0.2 है, ठीक है ना, तो सर बताओ कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी इस स्मॉल एम की। देखो क्वेश्चन की भाषा, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे पूछी जाएगी, बड़ा लंबा चौड़ा आपको लैंग्वेज लिख कर दी जाएगी और एसेंस बहुत छोटा सा होगा। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जो बड़ी लैंग्वेज के क्वेश्चन है ना उनको अटेम्प्ट करो, क्योंकि वो बेहद ईजी होते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन ये कहेगा कि एक पुली है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, एक ब्लॉक लटका हुआ है, एक 10 केजी का ब्लॉक है, उसके ऊपर एक छोटा सा और ब्लॉक रखा हुआ है स्मॉल एम मास का, तो आपका ये फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी है। अगर इतनी सारी डिटेल वो देगा तो आप सोचो आधे पेज का क्वेश्चन तो वैसे ही हो गया वो। तो इसका मतलब क्या है, डरना नहीं है, ठीक है, लैंग्वेज से। क्वेश्चन ने क्या कहा, मिनिमम वैल्यू फाइंड करो मिनिमम वैल्यू फाइंड करो, मिनिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल एम सो दैट, यार आवाज़ बैठ गई, मुझे इतना भूलना पड़ता है ना आजकल। तो देखो मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, मतलब डेली आपके लिए इस तरीके के स्केड्यूल के बाद भी मुझे इतना ज़्यादा टाइम निकालने के बाद ये बन पाता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ यार, बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ शेयर करो यार, लाइक करो वीडियोस को, और थोड़ी सी ग्रोथ हो तो मज़ा आए और वीडियो बनाने में थोड़ी और मेहनत करी जाए। नींद कम करेंगे, कुछ भी करेंगे, पर वीडियोज़ तो आपके लिए लानी है, क्योंकि भाई आपको आपकी नैया पार करानी है। मिनिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल एम बताओ सो दैट द ब्लॉक्स डज नॉट स्लाइड। ठीक, अच्छा, मतलब समझ में आ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो आपका स्मॉल एम ब्लॉक है ना, ये आपका इसका कितना मास हम लें जिससे ब्लॉक स्लाइड ना हो। मतलब क्या, देखो जो फ्रिक्शन फोर्स है उसमें क्या मास का रोल है। देखो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो होता है म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल में हम क्या ले रहे होते हैं, एम जी। यानी कि अगर मास ज़्यादा कर दिया तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा, अगर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा तो ब्लॉक कैसे मूव करेगा, मूव करेगा ही नहीं। तो करना क्या, सीधी सी। तो अब हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे वैल्यूज। देखो मुद्दा क्या है, ये समझ में आया होगा वैसे तो यार। क्या बताया था मैंने कि अप्लाइड फोर्स हमारा कम होना चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन से। मैंने बताया था ना, रेस्ट पर अगर कोई चीज़ रखनी है, देखो याद दिला देता हूँ, ये देखो पीछे जाओ थोड़ा सा, देखो देखो देखो, हाँ ये रहा, रेस्ट और मोशन। हमें कौन सी कंडीशन लेनी है, रेस्ट वाली। तो मतलब हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा लेना है अप्लाइड फोर्स से। चलो वापस आ जाओ, यानी कि अप्लाइड फोर्स कौन सा है साहब, 50 है ना, और ऊपर टेंशन। अप्लाइड फोर्स वो होता है जो मोशन के कारण का जो कॉज होता है। जैसे हमने देखो इस वाले क्वेश्चन में मोशन का कॉज 60 था, इस वाले क्वेश्चन में मोशन का कॉज ये mg sin 37 था, तो ये अप्लाइड था। इस वाले क्वेश्चन में ये mg था, तो ये अप्लाइड था। इस वाले क्वेश्चन में ये अप्लाइड था, ठीक है ना। तो जो भी फोर्स आपका मोशन का कारण होगा वही अप्लाइड फोर्स होगा, ध्यान रखें। तो अब हम यहाँ पर अप्लाइड फोर्स 50 है, क्यों, क्योंकि यही मोशन का कारण होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम कुछ ऐसा जादू कर दें कि जो हमारा अप्लाइड फोर्स है वो कम रह जाए लिमिटिंग फ्रिक्शन से। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया और फोर्स कम रह गया तो भाई ऑब्वियस ही बात है, ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या करना है, वैल्यू रख दो। अप्लाइड फोर्स कितना है, 50, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, म्यू इंटू नॉर्मल, ठीक है ना। या फिर आप देखो ऐसे समझो, या फिर आप ऐसे समझो कि जो F अप्लाइड है, देखो वो हमारा F लिमिटिंग से कम होना चाहिए, ठीक है। चलो तो हमारा F अप्लाइड 50 की जगह 5G लिख देते हैं, और F लिमिटिंग कितना होगा। F लिमिटिंग के बारे में तो जानते हो, म्यू इंटू नॉर्मल है ना। तो म्यू की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0.2 जो दी गई है। अच्छा, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है मास इंटू जी। टोटल मास कितना है, 10 kg तो है ही है, साथ में m और है आपका, और इंटू जी से जी उड़ गया। तो आंसर क्या बचा, इधर 5, इधर बचा हमारा 2 प्लस 0.2 m, ठीक है। अब इधर 2 को इधर ले जाओ तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.2 m। तो यहाँ से जो मास की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जो मास की वैल्यू आएगी वो आएगी 3/0.2, यानी कि 30/2। यानी कि जो मास की वैल्यू आनी चाहिए वो 15 आनी चाहिए। अच्छा, लेकिन हमारा जो आंसर आया ना वो m ग्रेटर देन या इक्वल टू 15 आया है। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन ने पूछा था मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, मिनिमम वैल्यू।
तो मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या है, समझ पाए? मिनिमम वैल्यू का मतलब है कि भाई m की जो वैल्यू है ना वो कम से कम 15 होनी चाहिए। अगर 15 से ज़्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 15 होनी चाहिए अगर आपको उस पूरे सिस्टम को मतलब जो है आगे बढ़ने से रोकना है तो, ठीक है ना। तो आंसर आ गया मिनिमम वैल्यू 15 kg। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंक्लाइन प्लेन का ही ले लेते हैं, ठीक है ना। मतलब अगले टाइप का करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के करने बैठ रहे हैं, ठीक है। वन शॉट वीडियोस हैं। अब क्वेश्चन आप अगर लेक्चर्स को देखो, अगर आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हो ना तो यार अभी से देखना स्टार्ट कर दो, अगर आपको और बच्चों से आगे निकलना है तो, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा फिर। देखो ये 5 kg का ब्लॉक है, ये हमारी टेंशन है T, ठीक है ना। और हमारा ये एंगल हो गया 30 डिग्री इंक्लाइन प्लेन पर, और ये हमारा हो गया कॉफिशिएंट फ्रिक्शन का। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, फाइंड टेंशन कब, when mu s is equal to 0.8 and the second thing mu s is equal to 0.4। क्वेश्चन समझ में आया? देखो दो क्वेश्चन मैंने एक ही में पूछ लिए हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि आपका जो डायग्राम है उसको देखकर समझो, आपको बताना है टेंशन की वैल्यू जब म्यू एस पहले केस में 0.8 है, दूसरे केस में 0.4 है। ये दो क्वेश्चन है, ठीक है। या फिर आप ऐसा समझ लो कि पहले आप 0.8 की वैल्यू लो म्यू एस, फिर दोबारा में बाद में करते रहना 0.4, पहले 0.8 की वैल्यू लो। अच्छा ये तो कर लोगे ना इसको पूरा एकदम फ्री बॉडी डायग्राम की तरह, तो सारे फोर्सेस को लिख लो है ना। देखो क्या, अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो नीचे की तरफ क्या आएगा, 5g sin 30। sin 30 क्यों? क्योंकि जब कंपोनेंट करते हो तो इधर कॉस आता है, इधर साइन आता है, फिक्स है ना वो चीज़ तो। और फ्रिक्शन कैसे आएगा, पीछे की तरफ, ठीक है। हमने लिमिटिंग लगा लिया। अच्छा क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि भाई ये ब्लॉक मूव कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। अगर देखो नहीं कर रहा होगा तो क्या होगा, सोचो। अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स मान लो ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बेचारी रस्सी है ना ये आराम से रिलैक्स कर रही होगी। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक मूव भी नहीं कर रहा है तो इसको खिंचा भी नहीं होगा, आराम से रिलैक्स रहेगी, यानी कि टेंशन 0, ठीक, ऐसे समझो, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं। चलो म्यू एस की वैल्यू 0.8 है, पहला क्वेश्चन करते हैं। म्यू एस की वैल्यू 0.8 है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ, म्यू एस इंटू नॉर्मल। म्यू एस कितना, 0.8, नॉर्मल बताओ कितना, जानते हो ना, mg cos 30, और यही होता है सब हमारा नॉर्मल जो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, mg cos 30। तो m मतलब 5 kg और g cos 30 मतलब √3/2, मतलब 50 इंटू √3/2। ये हमारा क्या आ गया, म्यू एस इंटू नॉर्मल। ये फ्रिक्शन फोर्स आया, लिमिटिंग फ्रिक्शन। काटाकूटी करके आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 25 एट्जा होते हैं हमारे 200, यानी कि 20 हो जाएगा, 20√3, और √3 की वैल्यू होती है 1.7, यानी कि लगभग 35 न्यूटन आपका आंसर ये आया होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन का, ठीक। चलो ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लेकिन पहले एफ अप्लाइड भी तो देख लो साहब कितना है। एफ अप्लाइड है 5g sin 30, मतलब 5 और g की जगह 10 और sin 30 मतलब आधा, तो आंसर आया 25 न्यूटन। तो आधे लोगों को तो आंसर मिल गया होगा कि टेंशन क्या होने वाली है। टेंशन बताओ क्या होगी, अगर एफ अप्लाइड 25 है और एफ लिमिटिंग 35 है, मतलब क्या कि बेचारा ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा है, रेस्ट में है, तो टेंशन 0, ठीक। पहला क्वेश्चन का आंसर। अच्छा अब दूसरा केस जब 0.4 है, ठीक है ना। चलो इसको रफ कर देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं दूसरे पेज पे कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलो तो ये हमारा हो गया इंक्लाइन प्लेन, और ये हो गया हमारा 5 kg का ब्लॉक, और ये हो गया हमारा इस तरीके से टेंशन T। अच्छा अब क्वेश्चन है कि भाई म्यू एस हमारा 0.4 है आपका, ठीक है ना। चलो अब क्या करना है, बस कुछ नहीं, वही FL निकाल लो। FL मतलब यहाँ पे वही कर दो कंपोनेंट। आगे की तरफ क्या है, ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, तो आगे की तरफ 5g sin 30, पीछे की तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ mg cos 30, ठीक है ना। ये सब तो जानते होंगे आप। अच्छा लिमिटिंग फ्रिक्शन बताओ कितना होगा, म्यू एस इंटू नॉर्मल। म्यू एस की वैल्यू बताओ कितनी थी, म्यू एस की वैल्यू 0.4 लेनी है। नॉर्मल कितना है, mg cos 30, mg मतलब वही 50, cos 30 मतलब √3/2, आंसर आया 25। 25 चौके कितना होता है 100, यानी कि 10, और 10 √3 मतलब 1.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17 न्यूटन आ गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या आ गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा अब अप्लाइड फोर्स निकाल दो। अप्लाइड फोर्स कितना, 5g sin 30। बताया था कितनी बार, अप्लाइड फोर्स कौन सा फोर्स, जो मोशन को कॉज करे, जिसकी वजह से ब्लॉक नीचे जा रहा हो या मोशन में आ रहा हो। तो ऐसा कौन सा फोर्स है यहाँ पर, ये वाला, तो यही अप्लाइड है।
तो ये हो जाएगा 50, 50 कहाँ से हो गया, 5 इंटू 10, 10 किया, और साइन 30 हाफ, आंसर आ गया 25 न्यूटन। ठीक है ना, एफ अप्लाइड आ गया, एफ लिमिटिंग आ गया, आपको जवाब मिल गया होगा। क्या जवाब मिल गया होगा कि ब्लॉक आपका अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है, मतलब ब्लॉक आपका आगे की तरफ मूव कर रहा होगा। अगर ये आगे की तरफ जाएगा तो सोचो खिंचाव आएगा कि नहीं आएगा, इस रस्सी में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो इसका मतलब क्या, अगर ये आगे की तरफ मूव कर रहा होगा तो रस्सी में खिंचाव आएगा, और जो खिंचाव आएगा वही आपसे पूछा है, वही तो टेंशन है। ठीक है ना, तो क्या करोगे, सिंपल कहानी, क्या थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम की तरह इसको देख लो। ठीक है ना, कैसे देखोगे, देखो अब यहाँ पर सीधे सीधे ऑब्जर्व कर लो, कोई ज़्यादा लोचे वाली बात ही नहीं है। ये जो 5g sin 30 है, ठीक है, ये आपका किसको बैलेंस कर रहा होगा, टेंशन प्लस एफ एल को, है ना। देखो ये किसके बराबर है, टेंशन प्लस एफ एल, हालांकि ये ज़्यादा है, मैं मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 5g sin 30 का मतलब 50 गुणा आधा, मतलब 25। टेंशन की वैल्यू निकालनी है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 25 है। तो सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन 25 नहीं है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 17 है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू भाई 17 है, तो टेंशन की वैल्यू कितनी, ये 25 में से 17 गए तो कितने बचे, 8 न्यूटन। ठीक है ना। तो भाई देखो यार, हमने वन शॉट रिवीजन में फ्रिक्शन के इतने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए यार, इससे बाहर तो क्वेश्चन आते भी नहीं है। ठीक है ना, ट्रॉली वाला क्वेश्चन होता है वो मैंने आपको बता ही रखा है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है कई बार कई एग्जाम में। तो ये ऐसा ट्रॉली वाला क्वेश्चन आपको याद होगा, मैंने वन शॉट में उसमें भी कराया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कशन में। ठीक है, ये हमारी ट्रॉली है, ये हमारा पीछे से एक्सेलरेशन लगा दिया, ठीक है, और ये हमारा फ्रिक्शन है म्यू। ओके, तो आपको पूछा मिनिमम वैल्यू बताओ एक्सेलरेशन की सिस्टम की, जिससे ये ब्लॉक आपका स्लाइड ना हो नीचे की तरफ। ठीक है, तो ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे ये नीचे स्लाइड ना हो, सिंपल सी बात। स्लाइड ना होने का मतलब क्या, नीचे आपका mg लगा हुआ है ना, और ऊपर क्या लगा हुआ है, फ्रिक्शन। ऊपर क्यों फ्रिक्शन, क्योंकि देखो mg आपका नीचे की तरफ है और mg ही वो फोर्स है जो इसको नीचे की तरफ स्लाइड कर सकता है, मतलब F अप्लाइड आपका ये वाला है। तो जब ये नीचे की तरफ स्लाइड होगा तो फ्रिक्शन अपोज करेगा, तो वो ऊपर लगेगा, है ना। चलो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पर ये नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम हो, मतलब एक्सेलरेटिंग फ्रेम हो या फिर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम हो, उनको इनर्शियल फ्रेम बनाना पड़ता है हमें न्यूटन्स लॉस को लगाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सूडो फोर्स लगा देंगे। ठीक है, अब ये जो भी मैंने बोला उसको ज़्यादा अच्छे से समझना है ना, तो एक बार लेक्चर देख लो यार। ठीक है, अब हमारा पीछे की तरफ सूडो फोर्स लग जाएगा, ओके, और आगे की तरफ हमारा नॉर्मल लग जाएगा। तो मुझे बताओ कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्वेश्चन समझ में आया था ना कि हमें मिनिमम वैल्यू हमें एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू बतानी है जिससे ये ब्लॉक आपका नीचे ना गिरे। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है ब्लॉक के नीचे ना गिरने का, मतलब रेस्ट में रहने का। कॉन्सेप्ट होता था रेस्ट में रहने का कि जो हमारा फ्रिक्शन है ना वो ज़्यादा होना चाहिए अप्लाइड फोर्स से, यही तो था, और तो कुछ है था नहीं, यही हमने पढ़ा है अभी तक। तो भैया अप्लाइड फोर्स कितना है, mg, फ्रिक्शन कितना है, म्यू इंटू नॉर्मल, है ना, सिंपल सी बात। तो कर दो सॉल्व, क्या दिक्कत है। अच्छा, नॉर्मल की वैल्यू देखो, नॉर्मल किसके बराबर होगा, इस ma के बराबर, ठीक है ना। तो म्यू इंटू ma क्यों हुआ, क्योंकि नॉर्मल जो बैलेंस हो रहे हैं आपस में। ठीक है, तो हमारा यहाँ से कि हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी आपकी ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी g अपॉन म्यू, यानी कि मिनिमम वैल्यू आपकी g अपॉन म्यू हो गई। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो g अपॉन म्यू हो गई, मतलब इतनी तो हमें रखनी ही पड़ेगी अगर इस ब्लॉक को रेस्ट में रखना है। तो अगर ज़्यादा कर दोगे तो अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब कम से कम इतनी तो चाहिए ही चाहिए। यार समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है ना, तो अब इसके बाद यार आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मतलब वीडियो को आपने अभी तक लाइक तो कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा सब बच्चों के साथ, जिससे यार मतलब थोड़ी सी मेहनत का फल भी मिले, और आपको तो ये फल मिल ही जाएगा। आप इनको चीज़ों को समझते जाओ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, इससे बाहर तो क्वेश्चन आते भी नहीं है और आ भी नहीं सकते। अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, और फिर उसके बाद एंगल ऑफ रिपोज वगैरह। ठीक है ना, तो आपके थोड़े कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो बेसिकली अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ना वो है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, ऐसी सारी चीज़ें देख लेते हैं। देखो बेसिकली ये जैसे मान लो हमारा ये बॉक्स है, ठीक है, और ये हमारा mg इसका धरती के सेंटर की तरफ हो गया, ये नॉर्मल हो गया। ये मान लो हमने कोई फोर्स लगा दिया और ये हमारा एज यूजुअल फ्रिक्शन फोर्स हो गया। तो अब दूसरे केस में अगर हम देखें तो इस केस में क्या है, नॉर्मल हमारा ऊपर की तरफ है, mg हमारा नीचे की तरफ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ठीक है,
तो अब यहाँ पर क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स हमारा मान लो इधर की तरफ है, तो अगर आप देखो तो यहाँ पर इन दोनों का आप एक रिजल्टेंट ले सकते हो, नॉर्मल का और फ्रिक्शन फोर्स का। तो ये जो रिजल्टेंट होता है ना, इसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो आपने कभी क्वेश्चन में सुना हो कि कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड करो, तो बेसिकली कई बार आपका आंसर मैच नहीं करेगा। तो ये होता है हमारा कौन सा फोर्स, ये होता है हमारा रिजल्टेंट फोर्स। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, √n² प्लस FS², है ना, मतलब फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा बेसिकली जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है ना, वो क्या डिनोट करता है, रेडी टू मूव कंडीशन डिनोट करता है एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, ठीक है। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर अगर बॉडी रेडी टू मूव है, मतलब बस चलने ही वाली है, तो आपका वही होता है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, tan λ = μs, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में जो अंतर है वो ये है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए होता है, तो एंगल ऑफ रिपोज इंक्लाइन के लिए। अब यहाँ पर जो ये लैम्डा है, ये बेसिकली ये वाला लैम्डा है, ठीक है ना, नॉर्मल और आर मैक्स के बीच का लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें समझ। अब हम देखने जा रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज का फंडा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज जैसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट अगर करें, तो ये जो होता है बेसिकली इंक्लाइन प्लेन के लिए होगा, ठीक है। मतलब ये होगा कि जैसे मान लो ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा है, तो ये हमारा ब्लॉक है मान लो m मास का, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये मान लो हमारा mg cos थीटा हो गया, और ये मान लो हमारा mg sin थीटा हो गया, और पीछे हमारा फ्रिक्शन हो गया। तो बेसिकली मुद्दा क्या है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन है ये थीटा, अगर ये एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन एंगल ऑफ रिपोज के बराबर, देखो अगर ये एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन आपका एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो जाता है, तो उस केस में ये ब्लॉक आपका थोड़ा सा भी एंगल आप बढ़ा दोगे तो ये गिर जाएगा। आप ऐसे सोचो कि ये जो इंक्लाइन है, ये जो इंक्लिनेशन है, अगर आप इसको थोड़ा सा बढ़ाते जाओ, ऐसे ऊपर उठा दो, तो ये ब्लॉक गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ऑब्वियस सी बात है गिरेगा। तो ये जो एंगल ऑफ रिपोज है ना, ये है क्या कि जब एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन आपका इक्वल हो जाता है एंगल ऑफ रिपोज के, तो ये जो ब्लॉक है वो रेस्ट पर है लेकिन रेडी टू मूव है, मतलब स्लाइड कर जाएगा अगर थोड़ा सा भी आपने बढ़ा दिया, किसको, एंगल ऑफ रिपोज को, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ थीटा अगर थोड़ा सा भी बढ़ा दोगे, आप खुद सोचो अगर इसको थोड़ा सा भी ऊपर उठा दिया तो ये ब्लॉक नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पर समझने वाली, ओके। और जो हमारा tan अल्फा होता है वो μs के बराबर होता है। तो ये चीज़ हमें आगे से ध्यान रखनी है कि अगर एंगल ऑफ रिपोज मान लो 30 डिग्री दिया है, तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना हो जाएगा, tan 30, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम जो देखने जा रहे हैं ना, वो देखने जा रहे हैं मोशन ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। मतलब जैसे कोई भी ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करें, एक्सेलरेशन वगैरह वहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो इससे हेडिंग नहीं लिखते, सीधे कॉन्सेप्ट पर आते हैं। जैसे मान लो ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में काम पड़ती हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा मान लो m मास का ब्लॉक है, पीछे क्या लगा हुआ है, फ्रिक्शन, आगे क्या लगा हुआ है, mg sin थीटा, ठीक है। और हमारा देखो बेसिकली मुद्दा क्या है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, वो होगा हमारा g sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। अब ये कहाँ से आया एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब मान लो हमने ऐसे माना है कि जो एक्सेलरेशन है ना ब्लॉक का, वो नीचे की तरफ है, मतलब कौन सा फोर्स बड़ा है, mg sin थीटा बड़ा है फ्रिक्शन के कंपैरिजन में। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, g sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो तो हमें समझ में आ गया, मतलब यहाँ पर ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तब हम ये निकाल पाए, है ना। तो हमने बड़े में से छोटा घटाया, बस कुछ नहीं किया है, क्योंकि नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। अगर यही ऊपर की तरफ जा रहा होता तो फिर हम क्या करते, हम यहाँ पे प्लस कर देते, है ना, क्योंकि वहाँ पर आपका देखो दूसरा केस देखो, मान लो अगर ये तो अभी एक्सेलरेटिंग का केस है, अगर मान लो कांस्टेंट स्पीड का केस होता तो क्या होता, तो कांस्टेंट स्पीड के केस में कोई आपका एक्सेलरेशन का मुद्दा वहाँ पे देखो कैसे हम सॉल्व करते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल इसका बी पार्ट देखते हैं मोशन का रफ इंक्लाइंड प्लेन पर। मान लो ऐसा कुछ हमने केस कर दिया, ये हमारा जो है ब्लॉक है m मास का, और यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, एज यूजुअल mg sin थीटा, और यहाँ पर हमारा ये थीटा, ठीक है। और यहाँ पर पीछे हमने मान लो कुछ ताकत लगा दी, कुछ हम खींच रहे हैं इसको ऊपर की तरफ। भाई ऊपर की तरफ खींचेंगे तभी तो ऊपर जाएगा, क्योंकि इसकी नेचुरल टेंडेंसी तो नीचे जाने की है, ठीक है। अगर हम इसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं और ये ऊपर चला जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि इस पर जो आपका फ्रिक्शन होगा वो किधर होगा, पीछे, और कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। समझ में आया क्यों, क्योंकि जिधर मोशन होती है उसके अपोजिट फ्रिक्शन होती है। तो अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन नीचे हो जाएगी, और आपका एफ एक्सटर्नल ऊपर की तरफ आपने लगा दिया, तो यहाँ से आप देखोगे कि जो एफ एक्सटर्नल आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा mg sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा, ठीक है।
तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, समझ पाए ना, देखो एम जी साइन थीटा जुड़ जाएगा और फ्रिक्शन भी जुड़ जाएगा, तो जो एफ एक्सटर्नल है वो दोनों के बराबर आएगा। अच्छा, हमने इसमें से घटाया क्यों नहीं है? देखो क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, मतलब एफ एक्सटर्नल और ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर हैं, तो हमने सीधे सीधे इसको इक्वल कर दिया है। तो आपका बस करना क्या है, आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, अगर कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है, ठीक है, अगर नीचे जाएगा तो उस केस में एम जी साइन थीटा नीचे लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा और एफ एक्सटर्नल भी पीछे लगेगा, ठीक है, तो फिर उस केस में माइनस कर देना। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब हम आगे की तरफ अपना रुझान बढ़ाते हैं, जो है हमारा डबल ब्लॉक सिस्टम, ठीक है ना, जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए दिक्कत वाली चीज़ हो सकती है कई बार, लेकिन हम इसको अच्छे से समझ लेंगे। डबल ब्लॉक सिस्टम, ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीज़ें समझी, इतने सारे क्वेश्चंस करे और फाइनली उसके बाद हम आते हैं डबल ब्लॉक सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे अगर हमारा फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पर लगा है, हम कुछ नॉर्मल फॉर्मूले देखेंगे पहले, ठीक है। जैसे ये हमारा एक ब्लॉक हो गया और इसके ऊपर हमने दूसरा ब्लॉक रख दिया, ये हमारा मान लो m2 मास का है, ये हमारा m1 मास का है, और ये हमारी जो सरफेस है जिस पर ये रखे हुए हैं, ये टच है पूरा, है ना, ध्यान रखना, ये आपकी फ्रिक्शन वाली सरफेस है और आप इस पर फोर्स लगा रहे हो और इन दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन म्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है, देखो ध्यान रखना, अब की बार जो सरफेस है मैंने स्मूथ ले लिया पहले केस में, मतलब पहली जो सिचुएशन आती है क्वेश्चंस के अंदर वो ऐसे क्वेश्चंस की आती है जहाँ पर नीचे वाले ब्लॉक पर आपने फोर्स लगाया होता है और इन दोनों ब्लॉक के अंदर आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और जो नीचे वाला ब्लॉक है m1 और आपकी जो सरफेस है उसके बीच में आपका ये स्मूथ है ना, मतलब यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो जो हमारा एफ मैक्स आता है ना, वो कितना आता है, वो आता है आपका m1 प्लस m2 म्यू जी। अब ये एफ मैक्स क्या भला है, देखो ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, ये आपको एज ए शॉर्ट ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, ये भला क्या है, ये चीज़ क्या है, जो एफ मैक्स है ना वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये ब्लॉक आपके साथ साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर आपका जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है एफ मैक्स से ज़्यादा हो गया, तो मतलब ये ब्लॉक जो है आपस में एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, क्योंकि जो ऊपर वाला जो ब्लॉक है ना उसके लिए सिर्फ नेट फोर्स आपका फ्रिक्शन है और कुछ उस पर नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी। चलो दूसरा केस देखते हैं, अभी अब सब समझ में आ जाएगा, कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे दूसरे केस में हमने क्या किया, रफ सरफेस ले ली, ठीक है, और रफ सरफेस ले ली, और आपका क्वेश्चन वही है, यानी कि अब की बार आपके दो कॉफिशिएंट लेने पड़ेंगे, एक तो रफ सरफेस और m1 के बीच का और दूसरा m2 और m1 के बीच का, ठीक है। ये रफ सरफेस है हमारी, ठीक है, पहले स्मूथ थी, कोई फ्रिक्शन नहीं था, और फिर से हम इसको f4 से खींच रहे हैं। तो यहाँ पर जो f मैक्स आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा m1 प्लस m2 म्यू1 प्लस म्यू2 इंटू जी, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर f मैक्स आ गया, ठीक है ना। तो ये एफ मैक्स क्या है, ये वो वाला फोर्स है जो इन दोनों को, मतलब ये जो एफ है बेसिकली ये हमारा इससे ज़्यादा होना चाहिए, अगर ज़्यादा हो गया मतलब तो m1 m2 एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन कैसा होता है, हमें इन दोनों को एक साथ रखना होता है। तो ये एफ मैक्स रिप्रेजेंट ये चीज़ करता है कि अगर एफ मैक्स हमने निकाल लिया तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स हमने फाइंड कर ली। कौन सी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स की फाइंड कर ली हमने, कि ये दोनों ब्लॉक को पास रखने के लिए जो मैक्सिमम फोर्स हम लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा गए तो हमारा ये दोनों ब्लॉक आपस में अलग अलग चलेंगे फिर, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियरिटी आएगी, टेंशन मत लो। तो यहाँ पर हमने अगला केस देखा, सी केस। अब इस केस में क्या है, इस केस में हमने यहाँ पर आपकी सरफेस कर ली स्मूथ, ठीक है, और हमने यहाँ पर इन दोनों m1 और m2 के बीच में ले लिया कोफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू, और इधर हमने फोर्स अब की बार ऊपर वाले ब्लॉक पर लगा दिया। अब हमने अगर ऊपर वाले ब्लॉक पर लगा दिया तो हमारा जो एफ मैक्स आएगा वो आपको ध्यान रखना है म्यू m2 अपॉन m1 इंटू जी और m1 प्लस m2, ठीक है, कुछ भी ऐसा खास अलग नहीं है। तो ये आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप कहेंगे चौथा केस क्यों नहीं बताया, जब आपका ये वाला भी रफ कर दो तो वो वाला आपका फॉर्मूला बहुत लंबा हो जाएगा, उसको कोई याद रखने का फ़ायदा नहीं है, उसको सीधे कॉन्सेप्ट से कर लेंगे, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। चलो अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो हमारी क्लियरिटी आएगी। अब देखो मान लो ये कोई आपका 6 किलोग्राम का ब्लॉक है, ऊपर एक 4 किलोग्राम का आपका ब्लॉक है, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स आपने एक नॉर्मल फोर्स अप्लाइड किया 30 न्यूटन का, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपका 0.5 ले लो, काइनेटिक फ्रिक्शन आपका 0.3 ले लो, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आपको क्या बताना है, आपको यहाँ पर बताना है एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन वगैरह यहाँ पर आपको बताना है दोनों ब्लॉक का, ठीक है, मतलब दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन वगैरह क्या होगा, फ्रिक्शन वगैरह क्या होगा। अब देखो हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या फंडा है, हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से फंडा ये है कि हम पहले एफ मैक्स निकाल लें। तो जब हम एफ मैक्स निकाल लेंगे तो उससे क्या होगा, अब ये दोनों ब्लॉक हैं,
एफ मैक्स का मतलब क्या है? एफ मैक्स का मतलब ये था, अगर देखो क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन ये है कि आपका ये वाली सरफेस स्मूथ है, ठीक है, और फ्रिक्शन सिर्फ इन दोनों के ब्लॉक के बीच में है, तो ये पहला वाला कैटेगरी हो गई। तो हम पहले क्या निकालेंगे? मैक्सिमम फोर्स निकालेंगे। मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू क्या थी? मैक्सिमम फोर्स की जो वैल्यू थी वो थी दोनों का मास और इंटू म्यू जी, ठीक है, ये हमारी मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू थी। अब यहाँ पर निकालो कितना आंसर आएगा, 6 + 4 और म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5 × 10, है ना, तो आंसर कितना आया 50 न्यूटन। तो ये हमारे जो एफ मैक्स की वैल्यू है 50 न्यूटन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर आपने ये जो फोर्स है 30 न्यूटन, अगर ये आपने बढ़ा दिया 50 न्यूटन से ज़्यादा कर दिया, तो ये जो दोनों ब्लॉक हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, फिर ये एक साथ नहीं चलेंगे। अगर एफ मैक्स से वैल्यू कम है तो ये एक साथ चलेंगे। अगर एफ मैक्स, ये वो मैक्सिमम फोर्स है जो आपका इन दोनों ब्लॉक्स को अलग अलग चलवाने पर मजबूर कर देगा, अगर आपने इससे ज़्यादा फोर्स ले लिया तो, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। तो ये जो मैक्सिमम फोर्स है ना, ये आपका क्या बता रहा है, ये एक दूसरे के साथ चलेंगे इतना बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन हमें निकालना है। अब ये समझ में अगर हमें आ गया कि जब दोनों ब्लॉक एक ही साथ चलेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन भी तो एक ही होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? 4 kg का एक्सेलरेशन और 6 kg का दोनों का एक होगा। क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम है, अलग अलग नहीं चल रहे, एक साथ चल रहे हैं। तो क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होता है? नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है 30, अब डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है 10। आंसर कितना आया 3 मीटर/सेकंड²। ये आंसर चेंज हो जाता अगर ये जो 30 न्यूटन है, अगर यहाँ पर मान लो 60 न्यूटन होता, 100 न्यूटन होता, तो ये दोनों ब्लॉक फिर अलग अलग हमें एक्सेलरेशन निकालने होते, ठीक है। फिर वो उसके भी क्वेश्चन में कराऊंगा। तो हमें यहाँ से पता चला, अच्छा हमारा जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 4A, मतलब इस वाले ब्लॉक पे, देखो नेट फोर्स केवल फ्रिक्शन है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको आगे जो मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो फ्रिक्शन ही है। तो हमारा ये हो जाएगा 4 × 3, तो आंसर आ जाएगा 12 न्यूटन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो डबल ब्लॉक के कुछ और कर लेते हैं। अब अलग टाइप का करते हैं, मतलब पहले से कुछ चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारी सरफेस है इस तरीके से कुछ, और ये एक ब्लॉक है 7 kg का, ये एक ब्लॉक है 3 kg का, और यहाँ पर हमने फोर्स लगाया 60 न्यूटन का, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि आपका जब हमने 60 न्यूटन का फोर्स लगाया तो बेसिकली आपका यहाँ पर जो म्यू एस है वो 0.4 है और जो म्यू के है वो 0.2 है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि भाई बता दो कि आपका यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन रहेगा, क्या फंडा क्या रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज़ पहले देखो कि हमारा जो फ्रिक्शन है, ठीक है, देखो इस वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो ये फोर्स हमने आगे की तरफ लगाया हुआ है। अच्छा, और इस वाले ब्लॉक पर जो आपका फ्रिक्शन है वही नेट फोर्स है जो इसको आगे की तरफ मूव करवाएगा, ठीक है। चलो पहले हम क्या देखेंगे? एफ मैक्स। क्यों? क्योंकि हमें ये चेक करना है कि ये दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं या अलग अलग चल रहे हैं। अगर एक साथ चल रहे होंगे तो क्वेश्चन बेहद आसान हो गया। क्यों? क्योंकि करना क्या है, 60/10 हो गया आंसर। लेकिन अगर एक साथ नहीं चल रहे होंगे तो फिर हमें इनका अलग अलग एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो पहले एफ मैक्स चेक करो। अब कैसे एफ मैक्स चेक करोगे? m1 + m2 म्यू जी, ठीक है ना। अब m1 मतलब 10 और आपका म्यू मतलब कितना 0.4 और आपका जी की वैल्यू 10। हमें म्यू के नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर अभी नहीं पता कर पा रहे हैं कि ये ब्लॉक अलग अलग चल रहे कि नहीं चल रहे, तो हमें यहाँ पर हमेशा म्यू एस ही लेना है। तो आंसर हमारा 40 न्यूटन आया, यानी कि आपका एफ मैक्स से ज़्यादा आंसर हो गया। इसका मतलब दोनों ब्लॉक अलग अलग चल रहे हैं, तो अब हमें इन पर अलग अलग एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे निकाले? देखो साहब 3 kg पर निकालते हैं। 3 kg वाले को ऑब्जर्व करो, इस पर नेट फोर्स कितना है? इस पर कोई और फोर्स है फ्रिक्शन के अलावा? नहीं है। तो जो एफ के है 3 kg वाले पर, वो नेट फोर्स है, वो आपका एम ए के बराबर है ना। नेट फोर्स होता है ना एम ए, एम मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ के हमारा कितना है? एफ के की वैल्यू निकाल लो। क्या कैसे निकालोगे एफ के की वैल्यू? बड़े आसान है। एफ के क्या होता है? म्यू के इंटू नॉर्मल, ठीक है साहब। म्यू के की वैल्यू 0.2, नॉर्मल की वैल्यू कितनी है? अगर सिर्फ इसके नॉर्मल की बात कर रहे हो, क्योंकि इधर ही फ्रिक्शन है केवल, तो नॉर्मल की वैल्यू 3g हो जाएगी, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 न्यूटन। यानी कि हमें एफ के की भी वैल्यू पता चल गई, तो हमारा ये हो जाएगा एक्सेलरेशन = 6। तो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर/सेकंड²। लेकिन ये किसका है? ये 3 kg वाले ब्लॉक का है। क्यों अलग अलग निकालना पड़ रहा है? क्योंकि ये जो 60 न्यूटन वाला फोर्स है ना, ये आपका ज़्यादा हो गया है एफ मैक्स से। तो इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक अब अलग अलग चलेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और हम 7 kg वाले पर सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। 7 kg वाले को देखते हैं। अब 7 kg वाले का फंडा क्या है? अब 7 kg वाले पर इधर एफ है, इधर फ्रिक्शन है,
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एफ में से मतलब 60 में से फ्रिक्शन फोर्स घटाना पड़ेगा। अच्छा, काइनेटिक घटाओगे कि स्टैटिक? अगर ये मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक ही घटाओगे, रुके हुए तो है नहीं, तो काइनेटिक लेना पड़ेगा। जब भी मोशन का क्वेश्चन आ जाए तो पिक्चर में काइनेटिक फ्रिक्शन ही लेना है और मास, ठीक है। अच्छा, 60 में से ये काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, 6 है, ठीक है। 6 कहाँ से आया, अभी अभी हमने देखा, ठीक है ना। तो ये हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन आपका 6 है और आपका जो मास है वो 7 है, ठीक है ना। इसका 7 किलोग्राम का मास है। अच्छा, अब ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि देखो ये नीचे वाली सरफेस से स्मूथ है, इसका मतलब यहाँ तो कोई फ्रिक्शन का रोल ही नहीं है, तो सिर्फ आपने इन दोनों के बीच में लिया है। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 54/7 यानी कि 7.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पाए होंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। चलो, अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं समझ सकता हूँ। चलो एक आध और करते हैं। ये हमारा 7 किलोग्राम का ब्लॉक ले लो, इधर 3 किलोग्राम का ब्लॉक ले लो और इधर आपका फोर्स ले लो 100 न्यूटन का। अच्छा, इसे रफ कॉपी में यार खुद करो एक बार, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। इधर हमने म्यू एस 0.4 ले लिया, म्यू के हमने 0.2 ले लिया और हमने इन दोनों 7 kg और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन वगैरह है वो सब ले लिया। कितना, हम म्यू एस ले लेते हैं 0.6, म्यू के ले लेते हैं 0.5, ठीक। चलो अब यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले क्या देखोगे, एफ मैक्स। कैसे देखोगे एफ मैक्स, बड़ा आसान है। क्या एफ मैक्स क्या होता है, m1 प्लस m2 म्यू जी। अगर दोनों ओर फ्रिक्शन है तो दोनों जोड़ दो, ठीक है। म्यू s1 प्लस म्यू s2 इंटू जी। अच्छा, m1 प्लस m2 मतलब 7 और 3 10। अच्छा, म्यू s1 मतलब 0.4, म्यू s2 मतलब 0.6 और जी की वैल्यू 10। तो आंसर आया 100 न्यूटन, ठीक है। यानी कि जो हमारा मैक्सिमम फोर्स है वो 100 न्यूटन हो सकता है। अच्छा, अब ये भी 100 न्यूटन है। अब बड़ी दिक्कत, अगर ये भी 100 न्यूटन है, ये भी 100 न्यूटन है, तो इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि भाई ये हमारा 3 kg वाला ब्लॉक नहीं चल रहा है ना। क्यों, क्योंकि अगर ये आपका एफ मैक्स आपका बराबर है इसके 100 न्यूटन के, तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो 3 kg वाला ब्लॉक है, अभी हम ये जो सारी चीज़ें निकाल रहे हैं वो ऊपर वाले के लिए तो निकाल रहे हैं भाई। जिस ब्लॉक पर आपका फोर्स नहीं लगा है उसी के लिए तो चेक कर रहे हैं कि ये आपका 7 kg वाले के साथ चलेगा कि नहीं चलेगा। तो आंसर आएगा नहीं, ये रुका हुआ रहेगा। तो 3 kg वाले ब्लॉक के लिए तो फंडा क्लियर है कि भाई 3 kg वाला जो ब्लॉक है उसके लिए जो FK2 हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। 3 kg वाला ब्लॉक हमारा रेस्ट पर है। चलो अब एक्सप्लेनेशन देखो। अब क्योंकि ये आपका सब रेस्ट पर है, अच्छा मुझे बताओ, क्या ये 7 kg और 3 kg वाले जो ब्लॉक हैं क्या ये अलग अलग भागेंगे? नहीं भागेंगे। क्यों? क्योंकि जो एफ मैक्स की वैल्यू है वो आपकी अप्लाइड जो फोर्स है उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है, मतलब उससे कम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ब्लॉक आप एक ही एक्सेलरेशन से चलेंगे। तो ये हमारा 7 kg और 3 kg का एक ही एक्सेलरेशन रहेगा। कितना रहेगा वो देख लेते हैं। देखो 100 न्यूटन तो हमारा है ही है, साथ में एक फ्रिक्शन आपका कौन सा लग गया, FK1। क्यों? क्योंकि ये वाली सरफेस की वजह से, ठीक है। अच्छा, अब 3 kg वाले ब्लॉक पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका इसको मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा FK2, लेकिन वो तो 0 है, ठीक है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर हम कर देंगे 100 कहाँ से आया, ये अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना है हमारा 50, कौन सा, FK1 कहाँ से आया, देखो FK1 के लिए हमें ये पता है 0.5 बेसिकली, ठीक है। तो ये 0.5 हमें पता ही है, तो 0.5 इंटू नॉर्मल कितना होगा। अगर यहाँ पर आप देखो तो दोनों ही ब्लॉक का हमें मास जोड़ना पड़ेगा, तो 10 इंटू जी करना पड़ेगा। तो आंसर आया 50 न्यूटन, ठीक है, FK1 की वैल्यू। तो हम यहाँ पर FK1 और FK2 हमारा 0 है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो 3 kg का ब्लॉक है वो रेस्ट पर है। अच्छा, अब यह टोटल मास कितना हो गया हमारा 10 है ना। तो आंसर आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पूरा सिस्टम है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रहा होगा, लेकिन 3 kg और 7 kg वाले आपस में एक साथ हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि 3 kg वाले पे फ्रिक्शन कितना है तो कैसे निकालोगे, बड़ा सिंपल है। 3 kg वाले पे फ्रिक्शन जो है वो अगर आपको निकालना है, देखो ये चल तो नहीं रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन तो 0 है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन तो होगा ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपका वैसे तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, वैसे तो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, लेकिन लोचा क्या है कि आपका यहाँ पर केवल एक ही फोर्स है जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स ही नेट फोर्स के बराबर है, MA के। तो फ्रिक्शन फोर्स अगर आपको निकालना है 3 kg वाले पर, तो एक्सेलरेशन कितना है 5, तो आंसर कितना आया 15 न्यूटन, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। अब हम करेंगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन, मतलब जिनमें ब्लॉक आपका ऊपर फोर्स। तो ऐसे जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें देखो, ये हमारा आपका ये हो गया 20 kg का,
और ये हो गया हमारा 10 kg का ब्लॉक, ठीक है। और इधर हमने फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, ठीक है। और हमने इधर लिया म्यू एस 0.4 एंड म्यू के 0.3 और ये हमने नीचे स्मूथ ले लिया, मतलब नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें, देखो सिंपल सी बात है, एफ मैक्स निकाल लो जल्दी से। एफ मैक्स के बारे में जानते हो ना, म्यू एस m2 अपॉन m1 g और m1 प्लस m2, ठीक है। तो एफ मैक्स निकालने से क्या फ़ायदा होगा, पता चल जाएगा कि दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं या अलग अलग चल रहे हैं। म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.4, m2 मतलब जो आपका ऊपर वाला मास है, और m1 मतलब नीचे वाला मास, इंटू 10 इंटू m1 प्लस m2 कितने हो गए 20 और 10 30 होते हैं। तो आंसर कितना आया, आंसर आया हमारा 0 से 0, 2 से ये 5 बार, तो जो आंसर आया वो 60 न्यूटन आया। ये हमारा एफ मैक्स की वैल्यू है। मतलब क्या है कि 60 न्यूटन जो है वो एफ मैक्स है। इसका मतलब ये है कि ये जो 20 न्यूटन आप देख पा रहे हो, जब ये आपका अगर 60 न्यूटन से ज़्यादा हो जाए, ये 70 न्यूटन, 61 न्यूटन, 65 न्यूटन, 75 न्यूटन अगर ज़्यादा ये हो जाए 60 न्यूटन से, तो ये दोनों ब्लॉक आपके अलग अलग भागेंगे। लेकिन अगर ये एफ मैक्स से कम है तो इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे, तो इनका एक्सेलरेशन एक जैसा रहेगा। अब कितना रहेगा, बड़ा सिंपल निकालना, कैसे, देखो 10 kg का और 20 kg का दोनों का एक जैसा रहेगा। कितना रहेगा, एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स हमारा कितना है 20 और टोटल मास कितना है 10 और 20 30। तो आंसर कितना आ गया 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखा आपने कितना आसान है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 20 kg का आपका ब्लॉक मान लो, ये आपका 10 kg का ब्लॉक मान लो, ठीक है। और यहाँ पर आप जो है म्यू एस ले लो अपने खानदानी 0.5 और म्यू के ले लो 0.4, ठीक है। और आपका म्यू एस ऊपर वाले केस में ले लो 0.3 और म्यू के ले लो 0.2। ऊपर वाले केस का मतलब समझ गए ना, ये इन दोनों ब्लॉक के बीच में और ये सरफेस और ब्लॉक के बीच में, ठीक है। अच्छा, फिर से फोर्स वही 20 न्यूटन आपने लगाया है, ठीक है। अगर 20 न्यूटन लगाया है तो इस वाले पर पीछे लगेगा फ्रिक्शन, ठीक है, और इस वाले पर पीछे लगेगा, अगर इस वाले पे पीछे फ्रिक्शन लग रहा है तो इसका मतलब इस वाले पे वही आगे लग जाएगा, है ना। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो एफ मैक्स अगर आप निकालने बैठोगे तो ये इसका तरीका मैंने बताया ही नहीं है आपको, क्योंकि इसका फॉर्मूला बड़ा लेंथी हो जाएगा। तो ये मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कैसे करोगे। सबसे पहले 10 kg को एनालाइज कर लो, ठीक है। 10 kg वाले पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कितना है बताओ। लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या फ़ायदा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका बता देगा कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एस इंटू नॉर्मल। नॉर्मल कितना होगा 10 g, तो मतलब 100, मतलब आंसर 30 न्यूटन आया, ठीक है। अच्छा, और लेकिन उस पर अप्लाइड फोर्स कितना है 20 न्यूटन। इसका मतलब ब्लॉक चल रहा है कि रुका हुआ है, ऑब्वियस सी बात है रुका हुआ है, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा है तो ब्लॉक रुका हुआ है, मतलब ऊपर वाला ब्लॉक चल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन बताओ कितना, 0। भाई रुका हुआ है तो एक्सेलरेशन 0 हो गया आंसर। अच्छा, कोई पूछे फ्रिक्शन बता दो, तो फ्रिक्शन आपका सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, तो आपका कितना हो जाएगा 20 न्यूटन के बराबर। क्या 30 न्यूटन होगा, नहीं, आपका जो एफ एस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, जो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, तो आपका ये 20 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन है। अच्छा, अब नीचे वाले को देखो, नीचे वाले को देखते हैं। चलो, तो अगर हम देखें तो 20 kg है। अच्छा, 20 kg पर आप देखो इस वाले पर आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो केवल एफ एस है, और कोई फोर्स तो है नहीं इस पर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो एफ अप्लाइड है वही आपका एफ एस के बराबर है, यही इसकी जो है नेट फोर्स है, इसी को यही इसको आगे बढ़ाएगा बस, अगर बढ़ाएगा तो। और ये कितना है 20 न्यूटन के बराबर, ठीक है। 20 न्यूटन कहाँ से आया, अब ये भी देखा ना, एफ अप्लाइड 20 न्यूटन, ठीक। तो अच्छा, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन देखो, चलो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, देखो कॉफिशिएंट 0.5 है और मास कितना है टोटल 20 और 10 30, मतलब 300 हो जाएगा। तो आंसर आया 150 न्यूटन, 150 न्यूटन। और हमारा अप्लाइड है सिर्फ 20 और लिमिटिंग है 150, मतलब ब्लॉक चलेगा कि रुका रहेगा, रुका रहेगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये ब्लॉक आपका रेस्ट पर है तो एक्सेलरेशन इसका 0, ठीक है। समझ में आया कैसे निकालना है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें फंडे को सोचना है। अभी हमने जो क्वेश्चन करा है ना, वो हमने ऐसा वाला करा है जिसमें हमने ब्लॉक को जो है रुके हुए लिया है। चलो एक इसमें और क्वेश्चन कर लेते हैं डबल ब्लॉक में, जिसका हमारा और कॉन्सेप्ट।
यार आप देखो देखो बहुत सारी मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में ना। आप देख पा रहे होंगे कि कितने सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, क्या क्या पढ़ लिया हमने इस छोटी सी लेक्चर में, वन शॉट में, ठीक है। तो यार इसीलिए कह रहा हूँ लाइक कर देना अभी तक नहीं किया है, और आपका कोई पॉजिटिव फीडबैक है या कुछ सजेशंस हैं या कुछ और एडवाइस आप देना चाहते हो या कुछ और वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है, बताइए क्या आप चाहते हो, ठीक है। उसके अलावा यार शेयर ज़रूर कर देना आप सब लोगों के साथ, जिससे ये वीडियो और लोगों तक भी पहुँच पाए, ठीक है। थोड़ा अच्छा लगेगा, इंटेंशन ग्रो होगी और वीडियो आपके लिए लाने के लिए और कंटेंट और मेहनत करने के लिए। चलो अब इस केस में क्या करना है, इस केस में हमें यार जो है उसको सीखना है कि अगर ये मान लो चल रहे होते, मतलब एक्सेलरेशन 0 नहीं होता तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारी बस एक ही चीज़ बची है, बाकी सब हमने कर लिया। यहाँ पर मान लो फोर्स है 100 न्यूटन का, ठीक है, और म्यू एस आपका कितना है 0.3 मान लो, म्यू के हमारा 0.2 मान लो। ये किसके बीच में है, दोनों ब्लॉक के बीच में, ऐसे ही इसके बीच में ले लो, सरफेस और ब्लॉक के बीच में 0.5 और 0.4, ठीक। चलो 10 kg को एनालाइज करो, तो 10 kg पर क्या है, जो 10 kg वाला है इस पर आप देखो सबसे पहले क्या निकालोगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। उससे ये पता चल जाएगा कि वो रुका हुआ है कि चल रहा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे निकालोगे, म्यू इंटू नॉर्मल। म्यू की वैल्यू बताओ 0.3 है ना, और नॉर्मल की वैल्यू 100, तो आंसर कितना 30 न्यूटन, ठीक है ना। चलो अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा फ्रिक्शन कम है और हमारा ये फोर्स ज़्यादा है, मतलब ऊपर वाला ब्लॉक चलेगा। अच्छा, अब चलेगा तो कौन सा फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा, क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन की इंपॉर्टेंस होगी, नहीं होगी, तो कौन सा आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि जैसे ही चलने लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा। और ये होता है म्यू के इंटू नॉर्मल। अच्छा, म्यू के की वैल्यू 0.2 है, नॉर्मल बताओ 100, आंसर 20 न्यूटन, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ध्यान रखना, एग्जामिनर वेट कर रहा होगा, आपको जरूर पहला ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिसमें 30 न्यूटन उसने मानकर आंसर निकाला होगा। तो ये बात ध्यान रखना, बहुत सिली मिस्टेक हो सकती है, कॉमन मिस्टेक है। तो आप बताओ एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए 10 kg वाले पर, 10 kg के लिए अगर हम देखें तो अगर हम 10 kg पर देखें तो हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो 100 न्यूटन है, ठीक है, और जो अपोज करने वाला फोर्स है वो 20 न्यूटन है, पीछे जो फ्रिक्शन लगा हुआ है यहाँ पर, डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना है 10 kg, है ना, तो आंसर आया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे देखें तो यहाँ पर 20 kg वाले को देखो, 20 kg वाले पर क्या फंडा है, यहाँ पर पीछे फ्रिक्शन है तो इस पर आगे फ्रिक्शन लग गया, ठीक है। और जब आगे फ्रिक्शन लग गया तो ये जो एफ के है बेसिकली वो आपका 20 न्यूटन के बराबर है, आप जानते ही हो, है ना भाई, यही वाला तो एफ के आगे लगा है। तो यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ हमने लगा दिया है, ठीक है, क्योंकि दो डिफरेंट बॉडीज हैं और आपका ये सेम फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ के हमने लगा दिया, तो ये वाला एफ के आपका इस पर भी लगेगा, तो ये 20 न्यूटन है, हमें पता ही है। तो अब हम 20 kg को एनालाइज करते हैं, तो हमारा जो एफ के है वो तो 20 न्यूटन है, ठीक है। अच्छा, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन तो चेक कर लें कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एस इंटू नॉर्मल। अच्छा, म्यू एस बताओ 0.5, देखो ये रहा, और नॉर्मल कितना होगा 20 और 10 30, 300, तो आंसर 150 न्यूटन, ठीक है। और लेकिन फोर्स कितना लगा रहे हो, केवल 20 न्यूटन। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये नीचे वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, केवल ऊपर वाला ब्लॉक चल रहा होगा, ठीक है ना। तो इसका एक्सेलरेशन 0, ठीक, समझ पाए क्यों, क्योंकि देखो फ्रिक्शन 150 न्यूटन है और जो अप्लाइड फोर्स है उसके ऊपर केवल 20 न्यूटन है, तो बेचारा कैसे चलेगा वो, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि कैसे हमें ऐसे क्वेश्चंस को करना है। देखो यार बहुत लेंदी वीडियो भी हो गई है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गई है, मतलब बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, जो मतलब मैक्सिमम चीज़ें हो सकती हैं वो सारी कवर कर दी हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। तो ये तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट वीडियो बन गई है अभी तक की सारे वन शॉट में, ठीक है। तो यार सब्सक्राइब वगैरह कर देना। और हाँ यार, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो वन शॉट से काम नहीं चलेगा भाई, डू और डाई देख लो। अगर कुछ नहीं आता है, अगर आता है तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और ये वन शॉट देखते जाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते जाओ, बहुत है, ठीक है। डू और डाई इसलिए ज़रूरी है, अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है तो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यार डू और डाई के अंदर वो सबसे स्कोरिंग टॉपिक है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ऑप्टिक्स, करंट, हीट एंड थर्मो, केटीजी, तो ये सारे ना स्कोरिंग टॉपिक होते हैं। इनको करने के बाद 100-120 नंबर ऑटोमेटिक आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और साथ में वन शॉट तो देखते जाओ, 40-50 नंबर इससे बढ़ जाएंगे आपके। और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे तो 8-10 क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो अगर उनमें से 2-4 क्वेश्चन आपने बना दिए तो आपके और नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यार आपको सबको समझ में आया होगा और आप जो है कंटेंट की वैल्यू के हिसाब से इसको जो है लाइक भी करोगे और जो है शेयर
शेयर भी करोगे और लोगों के साथ, जिससे हमारे जो है वीडियो पे और लोग भी आएँ और उससे जो है बेहतर एक इंटेंशन ग्रो हो, एक मतलब मज़ा आए और वीडियो बनाने में, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा लोग देखेंगे, थोड़ा सा इंगेजमेंट आएगा और ज़्यादा, तो काफ़ी अच्छा लगेगा और मन करेगा, मतलब अंदर से ऑटोमेटिक मन करेगा यार और कुछ बेहतर करो और कुछ डालो और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराओ, क्योंकि अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी है। जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी है, एम्स के करानी है, असर्शन रीजन कराने हैं, एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू पॉन्डर कराने हैं, उसके अलावा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराना है, वो भी अपने स्टाइल में। उसके अलावा हमें जो है एससी वर्मा के सॉल्यूशंस करने हैं, डीसी पांडे के करने हैं, बहुत कुछ करना है यार अभी तो, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ यार सब्सक्राइब कर दो और उसके अलावा शेयर कर दो सभी लोगों के साथ, जिससे मज़ा आए और जल्दी जल्दी हो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। आप जो है तैयारी करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी जो है आपके लाइफ में वैल्यू क्रिएट होगी और आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। मिलनी ही चाहिए, इतनी मेहनत हुई है ना। चलो ठीक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।